हमारा टॉपिक है दैट इज अकॉर्डिंग टू द बुक चैप्टर 2 इज मेकिंग डिसीजंस। डिसीजंस बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी भी मैनेजर की जॉब में। डिसीजंस क्यों करने पड़ते हैं? अमूमन ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में और हमारी पर्सनल लाइफ की सेटिंग में जब हम डिसीजंस करते हैं तो उसकी जो बुनियाद होती है वो कोई ना कोई मसला होता है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से या जिसको हल करने के लिए हमें कोई ना कोई डिसीजन करना पड़ता है। एक अंग्रेजी की कोट है कि योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द डिसीजंस विच यू मेड इन द पास्ट। माजी के अंदर जो आपने फैसले किए थे उनकी रिफ्लेक्शन होती है आपका मौजूदा हाल और उसका मुस्तकबिल। तो डिसीजन मेकिंग का साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव समझने की आज हम कोशिश करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होंगे कि हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्राइब करें। एक 8 स्टेप प्रोसेस है, डिफाइंड प्रोसेस है फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। उसके बाद देखेंगे कि जो डिसीजन मेकर का रोल है फॉर मैनेजर वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी मैनेजर को। कुछ कंडीशंस होती हैं जब भी आप डिसीजंस कर रहे होते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं जो कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग के कुछ स्टाइल्स होते हैं वो देखेंगे और कुछ बाइसेस होती हैं, ये फेवरेबल भी हो सकती हैं, अनफेवरेबल भी हो सकती हैं। बाइसेस क्या होती हैं? व्हाट इज बाइस? बायसनेस। बायसनेस होती है तासुब, किसी भी चीज़ के बारे में अनड्यू फेवर करना या किसी भी चीज़ के बारे में अनड्यू क्रिटिसिज्म करना, इसको बायसनेस कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको देखने की कोशिश करेंगे और बायसेस को इस नज़र से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये एरर्स होते हैं, ये बुनियादी तौर पे गलतियां होती हैं जब भी हम फैसला करते हैं। तो इन बाइसेस की वजह से हम फैसला करते हुए कुछ गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो बाइसेस कौन कौन सी होती हैं। फिर इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। डिसीजन बुनियादी तौर पे क्या होता है? जब भी आप जब फैसला करते हैं तो यू चूज बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, दिस इज द डिसीजन। आप लोगों ने एडमिशन लेना था तो आपने एक फ़ैसला किया। ऑब्वियसली इस इंस्टीट्यूशन के अलावा भी कुछ ऑप्शंस होंगी जिनको आपने कंपेयर करने के बाद एक डिसीजन किया। तो दिस वाज़ योर डिसीजन कि आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेट को किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी क्राइटेरिया की वजह से सेलेक्ट किया है, तो दिस वाज़ योर डिसीजन। इसका जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कि आप पहले एक आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम। फिर जैसे आपके केस में प्रॉब्लम क्या थी कि अब आपने एडमिशन लेना है तो फैसला करना है। उसके बाद आप एक डिसीजन क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, फील्ड ऑफ एजुकेशन कौन सी होनी है, ये आपने एक डिसीजन क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपने वेट दिया, वेटेज दी कि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का इतना वेट है, डिग्री प्रोग्राम कौन सा होगा उसका कितना वेट है, मेरे अपने कितने मार्क्स हैं उसका भी एक वेट होगा। फिर आप एक एनालिसिस ड्रॉ करते हैं कि जो मैंने अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट किए हैं या शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है जिसको मैंने सेलेक्ट करना है। जिसको आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आपके केस में आपने एडमिशन ले लिया, जब आपने एडमिशन ले लिया तो इसका मतलब है कि आपने जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए थे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और फिर आजकल जो आप कर रहे होंगे 4 साल करते रहेंगे, डिग्री लेने के बाद जब मार्केट में जाएंगे तब भी कर रहे होंगे, वो ये होगा कि आप इस डिसीजन की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे होंगे कि ये जो मैंने फैसला किया था ये सही था या गलत था।
अभी भी शुरू हो गया होगा कि अच्छा सही था कि गलत था, क्योंकि जब आप इनकाउंटर करते हैं अपने उस डिसीजन की आउटकम्स के ऊपर और आउटपुट्स के ऊपर, तो फितरी तौर पे आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये फैसला सही किया था या गलत किया था। अब जो डिसीजन है, इसके लिए मैंने कहा था कि ये अराइज होता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो डिसीजन की तो डेफिनेशन पता चल गई, प्रॉब्लम की क्या डेफिनेशन होती है, हमें कैसे पता लगेगा देयर इज अ प्रॉब्लम। जैसे फैसला करना और मेकिंग अ डिसीजन इज टू सेलेक्ट फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव्स। तो यहां तक जाने के लिए हमें जो चीज कंपेल करती है दैट इज अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या है, हाउ डू यू डिफाइन द प्रॉब्लम, आपको पता कैसे लगता है कि प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता लगा कि आपको एडमिशन लेने के लिए फैसला करना है, एक प्रोसेस चलाना है, किस चीज ने कंपेल किया, नहीं, शुरू कैसे हुई बात। सर जैसे आपने बताया कि जरूरत थी, जरूरत थी, हाँ जरूरत, नीड इज अ गुड वर्ड जी। सर जैसे अब आपने हमें बताया कि सर एडमिशन का आप बता रहे थे कि एडमिशन के लिए हमने अप्लाई किया, तो हम प्रॉब्लम हमारी ये है कि जैसे हमें हमारे मार्क्स कम होंगे तो नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, देखो वो तो वो उस पे क्राइटेरिया पे फिट आएगी बात कि मार्क्स कितने हैं। मार्क्स वो क्राइटेरिया पे फिट होगी कि आपने कौन कौन सी ऑप्शंस को सेलेक्ट किया था, अभी उससे पीछे हैं। ये प्रोसेस शुरू करने की जो वजह है दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, व्हेन देयर इज एन ऑब्स्टिकल in the existing state of affairs and desired state of affairs, आपकी मौजूदा सूरत हाल और जिसकी आपको ख्वाहिश है, इसके दरमियान जब डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम। डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, डिस्क्रिपेंसी इज अ कमी, डेफिशिएंसी, किसी चीज का कम होना, कमी का एहसास होना इज डिस्क्रिपेंसी। और ऑब्स्टिकल होती है कि कोई मुश्किल है, कोई हर्डल है। तो जब भी आपको अपनी सिचुएशन में, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कोई ऑब्स्टिकल नज़र आएगी या डिस्क्रिपेंसी नज़र आएगी, तो इसका मतलब आपने ये निकालना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम जिसको मैंने हल करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिसकी वजह से फैसला शुरू करने लगा हूँ वो क्या चीज़ है, उसको डिफाइन करना। प्रॉब्लम को एनालाइज करने से ज़्यादा अहम ये होता है कि आप प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करें कि प्रॉब्लम है या नहीं। आप लोगों ने अपनी पहली एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अब इसका जो बाय डिज़ाइन या बाय डिफ़ॉल्ट नतीजा ये निकलता है कि अब आपको इससे आगे का सोचना है। तो देयर वाज अ डिस्क्रिपेंसी और डेविएशन, तो उसको सॉल्व करने के लिए यू इनिशिएटेड अ प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि देयर इज अ 8 स्टेप प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कि एक इफेक्टिव डिसीजन मेकर को करना होता है। ये साथ एक एग्जांपल भी दी हुई है, नजर आ रहा है पीछे तक ये, कि जब भी कोई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होता है, अब इस प्रोसेस के साथ साथ आपने अपने एडमिशन के डिसीजन को इवेलुएट करते आना है कि क्या आपने ये सारे स्टेप्स इसी तरह फॉलो किए थे और इनको इसी तरतीब से प्रोसेस में डाला था या कुछ डिफरेंस था। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। सबसे पहले ये, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज मोर क्रिटिकल देन टू सॉल्व इट। अगर आप प्रॉब्लम को सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आप उसका सोल्यूशन तो नहीं निकाल सकते। तो इसमें जो एग्जांपल है वो ये है कि सेल्स रैप का एक बंदा है जिसको नया कंप्यूटर चाहिए। इस एग्जांपल में ये प्रॉब्लम है, आपके केस में आपने एडमिशन लेना था। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा स्टेप ये होता है कि डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा। हमारी एग्जांपल में चूंकि लैपटॉप लेना था तो उसका डिसीजन क्राइटेरिया लिखा हुआ है उन्होंने कि उसके अंदर मेमोरी या स्टोरेज कितनी है, एक डिसीजन क्राइटेरिया ये था। डिस्प्ले की क्वालिटी दूसरा क्राइटेरिया है।
बैटरी की लाइफ तीसरा है, वारंटी चौथा है, और कैरिंग वेट, वो कितना वजनी लैपटॉप है। तो ये उसने डिसीजन क्राइटेरिया लैपटॉप खरीदने के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों ने भी जब अपने एडमिशन के लिए सर्च शुरू की होगी, अगर आपने सब ने किसी के कहने पे नहीं एडमिशन ले लिया, तो आपने भी कुछ ना कुछ वेट आइडेंटिफाई किए होंगे, कोई डिसीजन क्राइटेरिया बनाया होगा। अब उसके बाद जो डिसीजन क्राइटेरिया, जो पैरामीटर्स आपने डिफाइन कर लिए हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पैरामीटर्स हैं मेरे, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है मेरी, अब उसको आपने वेट देना है, वजन देना है, उसका कितनी अहमियत होगी हर क्राइटेरिया की। जैसे इसने कहा कि जी जो मेमोरी एंड स्टोरेज है उसके 10 नंबर है, बैटरी लाइफ के 8 नंबर है, उसका वेट कितना होगा इसके 6 नंबर हैं, वारंटी के 4 नंबर हैं, और डिस्प्ले क्वालिटी के 3 नंबर हैं। तो जो क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया था कि मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी, अब उन रिक्वायरमेंट्स को अकॉर्डिंग टू योर जजमेंट आप उनको वजन देते हैं, क्राइटेरिया देते हैं, उसकी अहमियत डिफाइन करते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है। और अगला स्टेप जो चौथा स्टेप है उसमें फिर आप अल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं। अब आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, उसको वेट दे लिया, अब डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं जो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती हों। जैसे आपने किया होगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को फिर आपने सर्च करना शुरू कर दिया होगा। फिर आप उसको जब वेट भी दे लिया है, हर क्राइटेरिया को, ऑप्शंस भी आपने देख ली हैं, फिर आप उन तमाम ऑप्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ द अल्टरनेटिव्स जो आपने वेट दिए थे उनको एनालाइज करते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि बेहतर है। फिर यहाँ पे उसने मुख्तलिफ कंपनीज के और मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि उस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते थे, उसको उसने लिस्ट डाउन कर लिया है अगर आपने लैपटॉप खरीदना था। नेक्स्ट स्टेप इज, सेवंथ स्टेप इज कि आप उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेट आपके ख्याल में होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने कर लिया सेलेक्ट, और आखिरी होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब सेलेक्ट कर लिया, और फिर आखिरी ये कि आप उसको इवेल्युएट करते हैं कि जो मैंने डिसीजन किया है क्या वो ठीक था या गलत था। और इंटरेस्टिंगली ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये यहाँ से वापस जाती है कि जब आप इवेल्युएट करते हैं कि जो मैंने डिसीजन किया है वो ठीक है या गलत है, अगर तो ठीक हो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, यू मूव ऑन। अगर गलत हो जाए तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपका फैसला गलत है तो इसका मतलब है, प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, द डिस्क्रिपेंसी और एन ऑब्स्टिकल बिटवीन योर डिजायर्ड स्टेट एंड एग्जिस्टिंग स्टेट। इसमें अगर गैप होगा, फर्क होगा, तो इसका मतलब है कि आप किसी प्रॉब्लम में है, किसी मुश्किल में है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। तो ये है इन नटशेल, इन समरी, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आई होप कि आप तमाम लोगों ने एडमिशन लेते हुए इसमें से सारे स्टेप्स आइडियली किए होंगे। अगर सारे नहीं किए तो इनमें से कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर इन्वॉल्व होंगे आपकी उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो कि आपने इस इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करते हुए अप्लाई किया था। अब आते हैं इन स्टेप्स को वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम की जैसे मैंने डिफाइन कर दिया पहले ही, ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टिकल दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अचीव द डिजायर्ड गोल और पर्पस। इस पे जो दूसरी डायमेंशन है प्रॉब्लम के केस में, एक तो ये कि इसको डिफाइन करना इज वेरी क्रिटिकल, प्रॉब्लम को डिफाइन करना इज वेरी क्रिटिकल। और जो दूसरी ज्यादा अहम चीज होती है प्रॉब्लम के केस में, वो ये होती है कि जिस चीज को आप प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं वो, हाँ वेरी गुड, वो प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, आपने बताया कि अगर प्रॉब्लम है जी, वहम हो सकता है, और डाउट वहम एक ही बात है। जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हो वो प्रॉब्लम ना हो तो वो क्या हो सकता है,
जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको बुखार होता है तो क्या वो प्रॉब्लम होता है? क्या होता है वो? बीमारी होती है। अच्छा जी, तो क्या बीमारी प्रॉब्लम होती है? वो भी नहीं होती, तो प्रॉब्लम क्या होती है? बताएं ना कि मैंने, अगर एक बंदा को बुखार है तो क्या हम कह सकते हैं कि इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो इस भाई साहब की डेफिनेशन के हिसाब से अगर किसी को बुखार होता है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्लास में होना चाहिए। बहानेबाज है वो। जी, और कोई बंदा जो समझता है कि बुखार होना एज अ प्रॉब्लम? किसी भी कंपनी की सेल्स कम होना एज अ प्रॉब्लम? यस। ना बुखार होना प्रॉब्लम है, ना कंपनी की सेल कम होना प्रॉब्लम है। जो दूसरी डायमेंशन है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए, जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज मोर क्रिटिकल देन टू सॉल्व इट। ये दोनों सिम्टम्स हैं। बुखार होना एज अ सिम्टम, सेल्स कम होना एज अ सिम्टम। सिम्टम क्या होता है? अलामात, निशानी। जब बुखार होता है तो किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इन्फेक्शन इज अ प्रॉब्लम। जब सेल्स कम होती है तो सेल्स का कम होना इज अ सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम, जो कि आपकी प्रोडक्ट में हो सकती है, क्वालिटी में हो सकती है, सर्विस में हो सकती है। सॉरी, किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन जिसकी रिफ्लेक्शन सिम्टम की शक्ल में आपको नजर आती है, सेल कम होने की शक्ल में, वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो उसका सिम्टम होती है। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर प्रॉब्लम को सिम्टम से अलग करके देखना बहुत क्रिटिकल जॉब होगी आपकी। जब भी आपने किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है तो इस नज़र से अप्रोच करना है कि मैं जिसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। इम्प्लीकेशन इसकी ये होगी कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की होगी या पर्सनल होगी, तो अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है या सिम्टम है, तो आपकी वैल्यूएशन का तरीका बदल जाएगा, आप उसको किसी और तरीका से हैंडल करने की कोशिश करोगे। अगर आपको यही नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है या सिम्टम है, तो उसको आप सॉल्व कैसे कर पाओगे? आपका फोकस होगा सिम्टम के ऊपर। सिम्टम, जैसे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपने एक पेन किलर खा ली, तो आपने सिम्टम को खत्म कर दिया, इन्फेक्शन सही की नहीं। तो इन्फेक्शन का सही करना बुखार के केस में, सर दर्द के केस में इन्फेक्शन का सही करना इज क्रिटिकल। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, पर्सनल लाइफ के अंदर भी, जब भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो सिम्टम को और प्रॉब्लम को अलग अलग करके देखना है कि ये सिम्टम है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप सिम्टम के पीछे पड़े रहोगे तो सिम्टम को फॉर द टाइम बिंग रिमूव कर दोगे, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद प्रॉब्लम तो वही खड़ी है, उसको तो आपने रूट कॉज से खत्म नहीं किया। तो प्रॉब्लम के ऊपर जो फोकस है वो बहुत ज़रूरी है। जापानी स्कॉलर्स का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो प्लानिंग के ऊपर 60% ऑफ द टाइम, पूरी मैनेजमेंट में वो प्लानिंग के ऊपर लगाते हैं 60%। तो 60% जब वो प्लानिंग पे लगा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि वो जो प्रॉब्लम्स है पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि असल में मसला क्या है। कुछ लोग होते हैं वो काम करने से पहले सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काम के दौरान सोचते हैं, और हम हैं कि काम करने के बाद सोचते हैं। तो प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सिम्टम्स को और प्रॉब्लम को अलग अलग करके देखना है। तो डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज क्लियर। ऑब्स्टिकल और डिस्क्रिपेंसी जिसकी वजह से आपको कोई गैप नज़र आता है, कोई कमी नज़र आती है अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो इसका मतलब है कि यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। जब आपने प्रॉब्लम को पहले डिफाइन कर दिया, फिर अपने सिम्टम और प्रॉब्लम को अलग अलग करना है। निशानियां क्या होंगी प्रॉब्लम की? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? पहले तो ये है कि प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम अवेयर ऑफ इट। जब तक मैनेजर, आप किसी भी प्रॉब्लम से अनअवेयर है, आपके लिए तो वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता ही नहीं है एक चीज का।
तो जैसे ही आप किसी भी प्रॉब्लम का अवेयरनेस हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि नाउ इट स्टैंड्स एज अ प्रॉब्लम। पहली करेक्टरिस्टिक्स ये है। फिर दूसरी, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई होगी, अब इसको सॉल्व करना है या नहीं। अगर किसी सिचुएशन में देयर इज अ प्रेशर टू सॉल्व अ कंडीशन, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम है। आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली पहली, इस यूनिवर्सिटी में आने से पहले, और इस यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हो सकता है कि इन 4 सालों के बाद कुछ लोग कहें कि नहीं, अभी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, अभी हमने मज़ीद पढ़ना है। कुछ लोग कहें नहीं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जो बंदा ये कहेगा कि नहीं, इन 4 सालों के बाद अब मेरी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, वो अवेयर भी हो गया, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर नहीं है टू सॉल्व दिस। वो कहेगा नहीं, मेरी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं अवेयर हो गया हूँ कि मेरी एजुकेशन 16 साल की एजुकेशन के मुकाबले में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी 18 साल की एजुकेशन होगी। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, हाउएवर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो भी प्रॉब्लम कंसीडर नहीं की जाती। इस एग्जाम्पल को अब अप्लाई करते जाएं आप अपनी पर्सनल लाइफ की बाकी चीज़ों के ऊपर, और इन्हीं एग्जाम्पल्स को आपने अप्लाई करना है इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ। फिर तीसरी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब आप अवेयर हो गए, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, अवेयर भी हो गए, आपके ऊपर प्रेशर भी है, तो बीइंग अ मैनेजर आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अथॉरिटी भी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी होने चाहिए। आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया इन योर पर्सनल लाइफ कि अब हमने पढ़ना है आगे, अवेयर भी हो गए, आपके ऊपर प्रेशर भी था टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन आपको घर वालों से इजाज़त नहीं मिलती, और आपके पास, इसका मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपको यही नहीं पता कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब है आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास फीस पे करने के पैसे नहीं, तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज नहीं है। तो सेम अप्लाइज टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल, कि जब भी मैनेजर अवेयर हो जाता है किसी प्रॉब्लम से, उसके ऊपर प्रेशर भी होता है टू सॉल्व इट, लेकिन अगर उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। इस क्लास में एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, इस क्लास के अंदर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि अगर हमने यहाँ पे एक क्विज लेना है, तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें क्विज लेने का क्या फ़ायदा है, अनलेस कि आप 4 वर्जन बना दें कि 4 लोगों के पास डिफरेंट वर्जन, वो एक दूसरे से नहीं चीट कर सकते। तो प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करता है, हम अवेयर भी हैं, सबको पता है कि ये सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, प्रेशर टू सॉल्व भी है, रिसोर्सेज नहीं है, अल्टरनेट क्लासरूम नहीं है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिफाई इट, क्लासीफाई इट, सेपरेट इट फ्रॉम द सिम्टम्स, और उसके बाद जब अवेयर हो जाएं, उसके ऊपर प्रेशर टू सॉल्व हो, देन यू नीड रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी टू सॉल्व इट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। बोर तो नहीं हो रहा काम ज्यादा? 2 बंदों ने कहा, बाकी सब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब बोर होने लगे तो बता दें। ये तो बाय डिफॉल्ट ये हर क्लास में आती है, ये दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं, ये सिम्टम है किसी और प्रॉब्लम का। ठीक है जी। दूसरा स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया। जैसे हमने अपने इस प्रॉब्लम में देखा था कि लैपटॉप लेना है, तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा? Decision criteria are the factors that are important relevant to the problem। जो आपने रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम के लिए फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए होंगे, वो आपका डिसीजन क्राइटेरिया है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है जब आपने डिसीजन क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है? कितनी कॉस्ट होगी, कॉस्ट दैट विल बी इंकर्ड, या इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन से रिस्क हैं, और फिर जब रिस्क की बात आप करेंगे तो ये भी देखेंगे कि जो मैं डिसीजन क्राइटेरिया एलोकेट कर रहा हूँ टू अ सर्टेन प्रॉब्लम, उसके फेल होने के कितने चांसेस हैं। फिर आउटकम्स क्या डिजायर्ड हैं, इसी से फैसला होगा ना कि आपने डिसीजन क्राइटेरिया क्या सेलेक्ट करना है, आउटकम क्या आप चाहते क्या हैं।
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी आउटकम है रिक्वायर्ड। अब इसी हिसाब से आपने क्राइटेरिया डिफाइन करना है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आप कोई काम सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपका डिसीजन क्राइटेरिया फ़र्क होगा। आप अपनी जो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है उसकी बुनियाद के ऊपर कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका आउटकम कुछ और है, तो डिसीजन क्राइटेरिया कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो सेम अप्लाइज टू द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, कि जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है डिसीजन क्राइटेरिया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आउटकम को पहले मद्देनजर रखना है कि मैं हासिल क्या करना चाहता हूं, मतम नजर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आउटकम क्या है, जिसकी वजह से मैं ये डिसीजन क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहा हूं। थर्ड स्टेप इज एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया, कि आप जिन 5 क्राइटेरियाज को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है उसमें रिस्पेक्टिवली कॉरेस्पॉन्डिंगली उनको हर क्राइटेरिया को वेट देंगे। तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट, सिमिलर इंपॉर्टेंस की तो नहीं हो सकती ना। आपने एडमिशन के लिए अगर कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट किया होगा कि यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, फीस कितनी हो, कैंपस कैसा हो, क्लासरूम कैसे हों, टीचर्स कैसे हों, अब ये सारी इतनी लंबी लिस्ट है, तमाम का वेट सिमिलर तो नहीं हो सकता। किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी का वेट कम होगा। और फिर आउटकम भी आपके सामने थी कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने आउटकम रखी है उसके हिसाब से आपने तमाम जो वेट्स हैं वो डिसाइड किए होंगे। डिसीजन क्राइटेरियाज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तमाम डिसीजन क्राइटेरियाज की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती। फिर जो चौथा स्टेप है दैट इज डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। जो वेट आइडेंटिफाई कर लिए थे आपने डिसीजन क्राइटेरिया के हिसाब से, अब उस क्राइटेरिया के ऊपर कुछ जो अल्टरनेटिव्स होंगे वो क्वालिफाई कर रहे होंगे। अब आपने उन तमाम अल्टरनेटिव्स को लिस्ट कर लेना है, लिस्ट डाउन विदाउट एनी इवेल्युएशन। आपने इवेल्युएट नहीं करना कि इनमें से मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है, जस्ट लिस्ट डाउन द अल्टरनेटिव्स। फिर एनालाइज आप करते हैं अल्टरनेटिव्स को। जब आपने लिस्ट डाउन कर लिए, वेट आपके सामने आ गया, तो उसके बाद आप एनालाइज करते हैं। और जो क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है इस एनालिसिस के लिए, अल्टरनेटिव्स को असेस करने के लिए, वो ये होता है कि हर अल्टरनेटिव की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। फिर उसमें से एक आप सेलेक्ट कर लेते हैं। चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट टोटल वेट इज चूजन। फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब आपने लैपटॉप खरीद लिया या आपने एडमिशन ले लिया। और 8वां स्टेप ये होता है कि आप इवेलुएट करते हो। द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन इज जज बाय द आउटकम्स। उसका आउटकम क्या निकला, हाउ इफेक्टिवली वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय द आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द चूजन अल्टरनेटिव्स। आपने जो अल्टरनेट चूज किया था, क्या उसकी वजह से जो आउटकम निकला उसने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इससे फैसला होगा कि आपका डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस था वो इफेक्टिव था, आपका मसला हल हुआ या नहीं। इफ द प्रॉब्लम वाज नॉट रिजॉल्व, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। तो दिस वाज द 8 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसको आपने फॉलो करना है व्हाइल मेकिंग योर प्रोफेशनल डिसीजंस एज वेल एज योर पर्सनल डिसीजंस। किसी का कोई सवाल है अब तक की बात के ऊपर, जो हमने डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस देखने की कोशिश की है? कोई सवाल नहीं? What if we process this 8-step process for a symptom? क्या होगा अगर हम ये पूरा प्रोसेस रन कर जाते हैं और अभी हमें पता चलता है कि हम तो सिम्टम के पीछे पड़े हुए थे और सिम्टम को लेके हमने ये पूरा प्रोसेस किया, वेट आइडेंटिफाई किए, वेट दिए, अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया और फिर लिस्ट डाउन किया और फिर सेलेक्ट कर लिया।
मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा था कि सेल्स अगर किसी की कम हो रही है, तो आपने सेल्स के कम होने के प्रॉब्लम को ऐसे रन कर दिया इस पूरे प्रोसेस को कि आपके ख्याल में प्रॉब्लम यही है कि सेल्स कम हो रही है। उसका नुकसान क्या हो सकता है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रनिंग दिस प्रोसेस टू अ सिम्टम रादर देन टू अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और रिसोर्सेज ज़ाया हो गए। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज आल्सो रिसोर्स। और फिर आप जो मैनेजमेंट की एसेंस है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीटर ड्रकर, यू आर नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। दो लेवल्स है ना मैनेजमेंट में कि पहले इफेक्टिव होना चाहिए, जो काम कहा गया है कर दे, कैसे किया है, कितने पैसों में किया है, कितनी देर में किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये इफेक्टिवनेस है कि आपने काम कर दिया। फिर उसके ऊपर इट शुड बी एफिशिएंट, मिनिमम रिसोर्स के साथ काम होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप सिम्टम को लेके पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस चला देंगे तो ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ना आपके रिसोर्सेज भी ज़ाया हो गए, और नीदर यू आर इफेक्टिव नॉर यू आर एफिशिएंट। तो आपने जो मैनेजमेंट की एसेंस है उसके खिलाफ एक काम किया है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए गिव मैक्सिमम टाइम टू एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड सेग्रीगेटिंग बिटवीन प्रॉब्लम एंड द सिम्टम्स। इसके ऊपर आपका मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए। जर्नल हमारा जो प्रैक्टिस है, जो रवैया होता है, वो ये होता है कि हम एज सून एज हमें पता चलता है कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, देयर इज एन ऑब्स्टिकल, हम उसके सोल्यूशन की तरफ लग जाते हैं विदाउट गिविंग ड्यू टाइम कि जिस चीज़ ने ये चीज़ ट्रिगर की है, जिसकी वजह से हमें ये एहसास हुआ है कि हमें कोई रेमिडियल मैयर लेना है, कोई करेक्टिव मैयर लेना है, हम उसके ऊपर पहले एनालाइज तो कर लें, कि देख तो लें कि क्या उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं, हम सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए हैं या नहीं। जब मैनेजमेंट फंक्शन की बात हो रही है तो अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट फंक्शंस में कौन कौन से डिसीजंस हो रहे होते हैं, प्लानिंग में कौन कौन से डिसीजंस हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये एक फैसला करना होता है। ये प्लानिंग फेज में हम करते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस किसने प्रपोज किए थे? नाम याद है? एडमन स्मिथ नाम का बंदा कोई नहीं गुजरा, एडम स्मिथ था और उसने नहीं दिए थे। नहीं जी, मैंने बताए थे। हेनरी फॉयल, हेनरी फॉयल। आपने कहा, मुझे नहीं सुना, सॉरी। चलें जी, आपको क्रेडिट मिल गया जी। चलें जी, आपका इलेक्ट्रा आपका हुआ। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए हम कौन कौन से डिसीजंस करते हैं। पहला इज कि हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज इन प्लानिंग। फिर स्ट्रेटजीज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, ये भी एक डिसीजन होता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने अडॉप्ट करनी है। तीसरा, हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये भी एक फैसला करना होता है हमने। और फिर अगर कोई इंडिविजुअल गोल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑफ इंडिविजुअल्स, इनफरादी लोगों का एक मजमुआ होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, तो हर बंदे के इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं, उनको भी डिफाइन करना होता है। तो ये सारे काम, ये सारे फैसले मैनेजमेंट के प्रोसेस के प्लानिंग फेज में हम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन था ऑर्गेनाइजिंग। उसके अंदर हम कौन कौन से फैसले करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली रिपोर्टिंग करेंगे टू अ मैनेजर, किसी भी एक मैनेजर को कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि रिपोर्ट करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन होगी या नहीं होगी। सेंट्रलाइजेशन इज द डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग फोकस्ड टू द टॉप,
जितनी टॉप मैनेजमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी टू मेक डिसीजंस, इसका मतलब होगा वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है। फिर जॉब्स कैसे डिज़ाइन की जाएंगी, ये एचआर का फंक्शन है। अगर आप एचआर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें आपको बताया जाएगा कि जॉब डिज़ाइन क्या होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर कौन सा इंप्लीमेंट करना है। स्ट्रक्चर के ऊपर हमने पहली क्लासेस में बात की थी कि स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। इन फंक्शंस को और इनमें अंदर होने वाले डिसीजंस से आपको अपनी उस असाइनमेंट में भी हेल्प आउट हो सकती है, जो कि आपने उस मैनेजर से क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप अपनी जॉब करते हुए, मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हुए, इन मैनेजमेंट फंक्शंस में से कौन कौन से काम करते हैं। तो ये उन एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट है जो कि डिसीजंस के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है और मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर परफॉर्म की जा रही होती है। उसके बाद लीडिंग, लीडिंग के रोल के अंदर कौन सा फैसला करना होगा कि अगर इंप्लॉयज डीमोटिवेटेड है, काम करने को दिल नहीं करता, तो उनको मोटिवेट कैसे करना है। फिर डिसीजन मेकिंग का जो अगला एलिमेंट है जो कि लीडिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है कि वो मैनेजमेंट का स्टाइल कौन सा देना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपके, जब आप एक मैनेजर की पोजीशन में होंगे तो आपने लीडर का रोल भी परफॉर्म करना होगा। तो एज ए लीडर कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। फिर अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको कैसे आपने एनालाइज करना है। और अगर किसी टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है आपने। ये लीडिंग के रोल में आप कर रहे होते हैं, लीडिंग के फंक्शन के अंदर कर रहे होते हैं। और आखिरी जो फंक्शन है दैट इज कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के कौन कौन से पैरामीटर्स लगाने हैं, ये भी एक फैसला आपने करना होता है। और जो एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर आपने कंट्रोल रखना है वो कौन कौन सी हैं और कैसे रखना है उनके ऊपर, दूसरा फैसला। और अगर परफॉर्मेंस डेविएशन होती है, आपके हर जॉब का एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, केपीआईज होते हैं। जब भी आप एज ए मैनेजर जॉब कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, और जब आप ग्रो कर जाएंगे और आपके नीचे टीम काम कर रही होगी, तो उस टीम की, या जब आप खुद काम कर रहे होंगे, तो उस जॉब की एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता लगेगा कि इस जॉब, इस मैनेजर की पोजीशन के ऊपर काम करने वाला बंदा ठीक काम कर रहा है। जैसे इस वक्त आपकी जो जॉब है एज ए स्टूडेंट, इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, कैसे पता लगेगा कि एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है, जब उसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह जब किसी मैनेजर की जॉब को असेस करना होता है तो उसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना लिए जाते हैं जो कि कंट्रोलिंग के अंदर आते हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसमें इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जगहों पे स्कैटर्ड पड़ी होती हैं, उसको एक जगह पे रख के एक स्ट्रक्चरल तरीके से उस इंफॉर्मेशन से चीज़ें ड्रॉ की जाती हैं, निकाली जाती हैं और फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये वो तमाम डिसीजंस हैं। इसके ऊपर बहुत लंबी बात हुई थी, किसी को नहीं याद व्हाट इज रैशनल। रैशनैलिटी इज कि मैनेजर्स मेक कंसिस्टेंट लॉजिकल वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस, कि कभी भी जो मैनेजर है वो इलॉजिकल डिसीजन नहीं करेगा, कंसिस्टेंट डिसीजंस करेगा और वैल्यू मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस होंगे। एक थ्योरी है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी इज कि इंसान कभी भी कोई सोशल और इकोनॉमिक डिसीजन इरेशनलिटी के साथ नहीं करता। रैशनल चॉइस थ्योरी इज
कि कभी भी इंसान कोई भी सोशल डिसीजन या इकोनॉमिक डिसीजन इरेशनैलिटी के साथ नहीं करता, उसको रैशनैलिटी के साथ करता है। और रैशनैलिटी इन सिंपल वर्ड्स मीन कि जो वैल्यू आप 100 रुपए से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई चीज़ जो आप 100 रुपए से खरीद सकते हैं, कभी भी आप उसके ऊपर 110 नहीं खर्च करेंगे। दिस इज रैशनैलिटी। जो काम आप किसी से 50 रुपए में करा सकते हैं, कभी भी आप उसको 60 रुपए नहीं देंगे, उसके 50 में। दिस इज रैशनैलिटी, कि आपका जो डिसीजन है वो लॉजिकल है, और लॉजिक ड्रॉ होती है फ्रॉम ह्यूमन विजडम। तो जो फैसला करने की बुनियाद होगी रैशनैलिटी में, वो इंसान की विजडम, इंटेलेक्ट और इंसान का दिमाग होगा। रैशनैलिटी इज कि जब जो क्राइटेरिया है वो इंसानी दिमाग करार पा जाए, जो कि लॉजिक के ऊपर चलता है। मंतक, लॉजिक का उर्दू इज मंतक, और मंतक इज ड्रॉन फ्रॉम नुतक। नुतक इज आर जबान। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लॉजिक, हमारी मंतक की जो बुनियाद है वो हमारी ज़बान से है। इसको इस तरह समझें, इंसान जब भी कोई नई चीज़ देखता है तो क्या करता है? नहीं नहीं, नई चीज़ देखी, क्या? वेरी गुड, उसका नाम रखता है। जब भी इंसान को ये जितने भी नए सियारे आप देखते हैं, सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। जी, सितारों की बात हो रही है। तो जब भी इंसान कोई नई चीज देखता है तो उसका नाम रखता है ताकि उसको पहचान सके। तो रैशनैलिटी की बुनियाद भी ये है कि हर वो चीज़ जो कि इंसान के मंतक, नुतक, लैंग्वेज की बाउंड्री के अंदर फिट होगी, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। किसी को नहीं याद कि हमने रैशनैलिटी के ऊपर बात की थी? अच्छा जी, अब आते हैं कि जब भी हम ये कहते हैं कि जो भी फैसला किया जाएगा उसकी बुनियाद रैशनैलिटी के ऊपर होगी, और रैशनैलिटी इज लॉजिक फर्स्ट, वैल्यू मैक्सिमाइजिंग और कंसिस्टेंट। जब भी कोई मैनेजर फैसला करेगा, अगर वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है तो हम कहेंगे कि वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? लॉजिकल होगा, कंसिस्टेंट होगा और वैल्यू मैक्सिमाइजिंग होगी। अब रैशनैलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ अजम्पशंस भी होती हैं कि कौन कौन सी ऐसी, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं ना मफरूज़े, कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी तब ये रैशनैलिटी के साथ डिसीजन किया जा सकता है। अगर वो कंडीशंस नहीं होगी तो आप रैशनैलिटी के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। पहला, जब द प्रॉब्लम इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस होता है जिसके अंदर इबहाम ना हो, क्लियरिटी हो, कंफ्यूजन ना हो। एम्बिगुअस इज जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, जो वाजे नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम अनएम्बिगुअस है और क्लियर है, उसके ऊपर रैशनल डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। पहली जो अजम्पशन है वो ये है। दूसरी, सिंगल वेल डिफाइंड गोल इज अचीव। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो गोल है वो सिंगल है और वेल डिफाइंड है। फिर तमाम अल्टरनेटिव्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आर नोन, कि ये अल्टरनेटिव है और इसके फैसला करने के क्या क्या नताइज निकलेंगे वो नोन है। ये सारी assumptions है। फिर प्रेफरेंसेस आर क्लियर, किन प्रेफरेंसेस की बुनियाद बना के आपने फैसला करना है। फिर प्रेफरेंसेस आर कंसिस्टेंट एंड स्टेबल, उनके अंदर कोई तब्दीली भी नहीं आती। जो प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट कर ली हैं उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। फिर नो टाइम एंड, जो कॉस्ट की कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो लिमिटेशन है, कॉन्स्ट्रेंट्स होता है कमी या लिमिटेशन,
या किसी चीज़ का लिमिटेड होना, तो कंस्ट्रेन नहीं है। टाइम जितना मर्जी आप ले लें, कॉस्ट जितनी मर्जी आप लगा लें, लेकिन आपने फैसला रैशनैलिटी के साथ करना, ये भी एक अजम्पशन है। और जो फाइनल चॉइस हम सेलेक्ट करते हैं उसकी अजम्पशन ये होती है कि वो मैक्सिमम पे ऑफ करेगी। तो ये सारी अजम्पशंस हैं रैशनैलिटी की। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो रैशनैलिटी में यार्ड स्टिक है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट है। एक इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर जो चीज़ें आ सकती हैं। सर फाइनल स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करें। फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज पे ऑफ। पे ऑफ होता है कि आपने जो फैसला किया था उसके फवायद क्या निकले, जो आपने डिसीजन किया उसके जो फवायद निकले वो मैक्सिमम निकले। रैशनैलिटी का मकसद ये है ना, रैशनैलिटी का मकसद ये है कि आपका डिसीजन शुड बी वैल्यू मैक्सिमाइजिंग, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। तो उसके लिए अजम्पशन भी ये है, उसके लिए रिक्वायरमेंट भी ये है कि जो फैसला फिर आप रैशनैलिटी से करेंगे उसका जो पे ऑफ आपको मिले वो वैल्यू मैक्सिमाइजिंग निकले। आपने एक सर्टन क्राइटेरिया सेलेक्ट करके एडमिशन लिया इस इंस्टीट्यूशन में, तो 4 साल बाद आप के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जॉब हो सकती है वो मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो आपका ये फैसला रैशनैलिटी के खिलाफ था, रैशनल नहीं था। ये अजम्पशन है। अगर मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपका फैसला रैशनल डिसीजन मेकिंग था। अगर नहीं मिलती, इनमें से कोई एक चीज़ भी पूरी नहीं होती, तो रैशनैलिटी के खिलाफ जाएगा आउटकम्स के हिसाब से। आपने हो सकता है कि इस वक्त जब डिसीजन किया है तो आपको लगे कि मैंने तो रैशनैलिटी के साथ किया है, लेकिन जब इसकी आउटकम आपके सामने आएगी तो आउटकम इस अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आपके गलत इस फैसले को गलत साबित करेगी कि ये रैशनैलिटी से किया हुआ फैसला नहीं था। क्लियर है जी? रैशनल डिसीजन मेकिंग के बारे में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अब वो जो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन थी, मेरा ख्याल था कि उसको अगर आप इससे लिंक करेंगे तो पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन आई एम सरप्राइज कि किसी को याद नहीं कि हमने रैशनैलिटी के ऊपर बहुत लंबी बात की थी। पता नहीं क्यों नहीं याद। अब अगला जिससे लिंक चीज़ निकलती है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की, वो ये है कि rationality comes from logic, logic comes from human wisdom is formed through our language, our mantak। और what if कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने देखा ही नहीं है, इंसान ने एक चीज़ देखी नहीं है, अगर देखी नहीं है उसका नाम नहीं रखा तो हमारे विजडम में आ सकती है वो। रैशनैलिटी की अजम्पशन समझ आ गई? रैशनैलिटी की अजम्पशन ये है कि चूंकि लॉजिकल कंसिस्टेंट और वैल्यू मैक्सिमाइजिंग फैसला करना है तो लॉजिक कम्स फ्रॉम मंतक, मंतक इज ह्यूमन इंटेलेक्ट और ह्यूमन इंटेलेक्ट इज बाउंडेड जो चीज़ें उसने देखी हुई है। तो रैशनैलिटी की एक लिमिटेशन ये भी आ गई। तो सवाल ये है कि जो चीज़ हमने देखी नहीं है उसके बारे में क्या, मतलब अगर एक बंदा कहता है कोई ऐसा फैसला आपको कहा जाता है किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपने देखी नहीं है, अगर देखी नहीं तो उसका नाम नहीं रखा, नाम नहीं रखा तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगी नहीं। तो इस केस में क्या रैशनल डिसीजन मेकिंग की जा सकती है किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसको आपने देखा ही नहीं है? तो इसी पे लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जो रैशनैलिटी है इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस में ये चीज़ भी है कि आप अगर इसको बुनियाद बना लेंगे तो हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, हमारी लॉजिक में नहीं आएगी, तो हम अल्लाह ताला को कैसे रैशनैलिटी के ऊपर परख सकते हैं? जन्नत को कैसे परख सकते हैं? दोज़ख को कैसे परख सकते हैं? फरिश्तों को कैसे परख सकते हैं? मरने के बाद जी उठने को कैसे परख सकते हैं रैशनैलिटी पे? फिर वैल्यू मैक्सिमाइजिंग पे मैंने एग्जांपल दी थी कि वैल्यू मैक्सिमाइजिंग ये कहती है कि जो काम आप 100 रुपए में कर सकते हो 100 में ही करो, 110 में ना करो। ये जो 2.5% ज़कात देनी है ये वैल्यू मैक्सिमाइजिंग तो नहीं है। वो बंदा कहेगा तुम पागल हो, 100 रुपए में से 2.5% दे रहे हो, तो ये वैल्यू मैक्सिमाइजिंग तो नहीं है। तो ये रैशनैलिटी पे तो पूरी नहीं उतरती बात। तो रैशनैलिटी की भी अपनी लिमिटेशंस है, इसके ऊपर काफ़ी बात हुई थी, पता नहीं क्यों नहीं याद आप लोगों को। तो खैर अब इससे आगे जी, अब याद आ गई, गुड। अब इसका जो इस सारी डिस्कशन का जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि रैशनैलिटी की भी कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि डिसीजन मेकिंग का अगला
क्राइटेरिया है, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। और वो क्यों होता है उसके ऊपर हमने बात कर ली। तो जो रैशनैलिटी है दैट इज आल्सो बाउंडेड, रैशनैलिटी की लिमिटेशन है। तो अब जी अभी करते हैं भाई। बस इसी को ये बाउंडेड रैशनैलिटी करके ब्रेक करते हैं। तो बाउंडेड रैशनैलिटी इज के मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनैलिटी के साथ करते हैं, रैशनली करते हैं, बट आर लिमिटेड बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ये वही बात है ना कि वो इंफॉर्मेशन जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ही नहीं, तो वो इंफॉर्मेशन जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है उसके बारे में आप कैसे फैसला कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। हमारे ज्यादातर फैसले जी दोबारा बता दें, दोबारा रिपीट कर देना इज, दोबारा का भी मतलब वही होता है, रिपीट का मतलब रिपीट कर दें, इस तरह क्या दो दफा। मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनली, वो कह रहा है कि मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि रैशनल डिसीजंस करें, रैशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर डिसीजन करें, लेकिन दे आर बाउंडेड, दे आर लिमिटेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। हर इंसान की लिमिटेशन है ना, तो उस मैनेजर की भी यही लिमिटेशन है कि जो चीज़ उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं आएगी, जिस चीज़ का उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे टेकन इनटू अकाउंट कर सकता है व्हाइल मेकिंग द डिसीजन मेकिंग। तो ये है कि जो डिसीजंस होते हैं जो मैनेजर्स कर रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो बाउंडेड रैशनैलिटी की क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं कि जो हमारी लिमिटेशन होती है। जैसे आप लोगों का हमने वो देखा है, एग्जाम्पल देखी थी एडमिशन की, तो बाउंडेड रैशनैलिटी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए जिनके नाम का ही नहीं पता था आपको, तो आपके डिसीजन क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरे। वो जो लैपटॉप वाली एग्जाम्पल थी उसमें अगर मतलब हमने जो देखे उसमें एप्पल का नाम नहीं था, हो सकता है उसको एप्पल का पता ही ना हो। तो बाउंडेड रैशनैलिटी की वजह से हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम करते हैं जिनका हमें पता होता है, और ये लिमिटेशन है, हर बंदे की लिमिटेशन है। अब इसकी क्या अजम्पशन है? अजम्पशन ये है बाउंडेड रैशनैलिटी की कि विल नॉट सीक आउट और हैव नॉलेज ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स। मतलब या तो वो चाहता नहीं है कि तमाम अल्टरनेटिव्स का इंफॉर्मेशन ले, या उसकी लिमिटेशन है कि उसको पता ही नहीं चलता। पहली असम्पशन ये होगी, जैसे हमने कहा कि अगर किसी बंदे को पता ही नहीं है किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन का जो कि आपके क्राइटेरिया पे फिट आता था, तो ये भी एक बाउंडेड रैशनैलिटी की एग्जांपल बन जाएगी। फिर एक और जो गलती की जाती है वाइल मेकिंग द बाउंडेड रैशनैलिटी के डिसीजन जो होते हैं, सेटिस्फाइज किस्म के डिसीजन कर लिए जाते हैं। ये जो सेटिस्फाइज है ना, सेटिस्फाइज ये समझिए ये जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब क्या है कि चूज द फर्स्ट अल्टरनेटिव इनकाउंटर दैट सेटिस्फैक्टरी सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। आपको जो लगता है कि पहला पॉसिबल ऑप्शन इस मसले को हल कर सकता है, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बाउंडेड रैशनैलिटी नहीं है, ये गलती है आपकी, लेकिन कह दिया जाता है कि देखें जी मेरी तो एक लिमिटेशन है ना कि मैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन है इसको प्रोसेस कर सकता हूँ, इतनी सी चीज़ें हैं जिसको मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, टाइम भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो मेरी चूंकि डिसीजन मेकिंग इज कंसिडर अंडर अ बाउंडेड रैशनैलिटी, लेकिन कर वो रहा होता है कि वो सेटिस्फाइज डिसीजंस कर रहा होता है। सेटिस्फाइज इज कि जो भी पहला अल्टरनेट उसके सामने आता है उसको सेलेक्ट कर लेता। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना। rather than maximize the outcome of the decision by considering all alternatives and choosing the best। मतलब बाउंडेड रैशनैलिटी में आपने ये नहीं करना। करते क्यों है आप? आपकी मजबूरी ये होती है कि बाउंडेड रैशनैलिटी आपको इसलिए करनी पड़ती है कि हर इंसान की एक लिमिटेशन है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। इसकी दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आप ये करो कि आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही ना करो, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है तो मैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं करता, जो मुझे पहला बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल लगता है मैं उसको चूज कर लेता हूं। दिस इज सेटिस्फाइज, ये भी नहीं करना। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, वो हम स्टडी करके फिर इसको खत्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये भी एक गलत अप्रोच है वाइल वर्किंग अंडर द जो बाउंडेड रैशनैलिटी है, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट।
इसको उर्दू में समझे, ये जो जिद्दी बंदे, हमारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती हैं या हमारी जो रिलीजियस एसोसिएशंस होती हैं, हमारी एथनिक एसोसिएशंस होती हैं, वो ये होती हैं कि हम अपनी इंक्रीजिंग और कंटिन्यूइंग अ कमिटमेंट टू अ प्रीवियस डिसीजन डिस्पाइट माउंटिंग एविडेंस दैट द डिसीजन हैव बीन रॉन्ग। आपने एक फैसला किया, इसका एविडेंस भी आ गया कि फैसला गलत था, लेकिन आप कमिटेड हो कि नहीं मैंने तो यही करना। दिस इज कॉल्ड, जिद्दी हो गया कि मैंने ये चूंकि कह दिया है तो अब मैंने यही करना। दिस इज कॉल्ड एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। हमारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं कि हमें अगर पता चल भी जाए कि जिधर हमारी पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो गलत है, इसके बावजूद क्योंकि हमारा एक बायसनेस है, हमारा एक तासुब है, हम उसके साथ कमिटेड रहते हैं कि नहीं, हमने जो फैसला कर लिया हुआ है इस पार्टी के साथ, इस मसलक के साथ, इस ग्रोह के साथ, हमने इसके साथ चिपटे रहना। तो ये बाउंडेड रैशनैलिटी नहीं है। जैसे सेटिस्फाइज इज नॉट अ बाउंडेड रैशनैलिटी। अब बंदा ये कहे, ये इस पे आप फैसला कर लो कि चूंकि मैंने ये फैसला कर लिया है, गलत भी साबित हो गया लेकिन मैं कमिटेड हूँ इसी के साथ, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। तो मतलब वो गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे, डिस्गाइज कर रहे। तो बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सेटिस्फाइज डिसीजन करने लग जाओ या एस्केलेशन ऑफ द कमिटमेंट करने लग जाओ। बाउंडेड रैशनैलिटी ही होगी क्योंकि हर ह्यूमन की एक लिमिटेशन है, लेकिन नॉट द सेटिस्फाइज वन, नीदर द एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। तो इन दोनों चीजों को आपने अवॉइड करना है।